जॉर्ज। विलियम ने दर्द भरे लहजे में जॉर्ज को पुकारा। जॉर्ज, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। नील और ईसा मामू मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इससे खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। मुझे जाने दो प्लीज़, मैं वापस आ जाऊंगा। इसने जॉर्ज से इल्तिजा की। जहन में बस यही घूम रहा था कि इसकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, वो जा नहीं पाएगा। 24 घंटे गुजर चुके हैं विलियम साहब। भूल जाओ फ़्लाइट को, तुम पाकिस्तान कभी नहीं जा पाओगे। 24 घंटे? विलियम को लगा जैसे इसने कुछ गलत सुना हो। पूरा जिस्म सुन्न हो गया। इसने हलक में उगते कांटों को थूक निकल कर दबाना चाहा, पर नाकाम रहा। जिस्म बेजान हो चुका था। तुम्हें वो शख्स इतना अजीज हो गया कि तुमने इसकी खातिर अपना मजहब छोड़ दिया। इसका इशारा ईसा मामू की जानिब था, जो पंजों के बल बैठा डब्बे से अपना मतलूबा औजार ढूंढ रहा था। वो मज़हब मेरी पहचान है, उसने याद दहानी कराई, लेकिन हम हमेशा भाई रहेंगे। तुम मेरे लिए मर चुके हो, मेरा कोई भाई नहीं है। अपना मतलूबा औजार देखकर इसकी आंखें चमक उठीं। वो औजार उठाए उठ खड़ा हुआ और घूमकर विलियम को देखा। तुम मेरे बड़े भाई रहोगे हमेशा। दर्द से गर्दन हिलाते विलियम ने बंद आंखों से कहा। अच्छा। जॉर्ज ने अच्छा को लंबा खींचा और फिर इसके चेहरे पर झुका। ये एक ही सूरत में मुमकिन है विलियम, अगर तुम इकरार कर लो कि तुम एक पक्के ईसाई हो, तुम मुसलमान नहीं हो। वो इसे इकरार करवाना चाहता था कि वो मुसलमान नहीं है। अहद करो विलियम कि यीशु ही मसीह है और वो खुदा का बेटा है, वही खुदावंदे मसीह है। जॉर्ज ने जो बचपन से अहकामात सीखे थे वो इसे याद कराने चाहे। खुदा एक है वली, इसकी कोई औलाद नहीं है, ना ही वो किसी की औलाद है। इसे हाल ही में सीखे अपने इसबाक याद आए जो कि ईसा मामू इसे सिखाते थे। खुदा एक है जॉर्ज, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। गुरूद की फिर से छा रही थी। जॉर्ज का चेहरा तैश से सुर्ख पड़ गया। अगले ही लम्हे वो विलियम के करीब पंजों के बल बैठा। इसने जूतों की कैद से आज़ाद विलियम के पाँव देखे। इसके साफ सुथरे पाँव वाज़ेह नज़र आ रहे थे। तुम्हें पता है, तुम एक ही सूरत में यहाँ से रिहा हो सकते हो। इसने हाथ में पकड़े अपने औजार को, जो कैंची की जैसा दिखता था, चला कर देखा। इसकी नोक काफ़ी बारीक थी। फरार की एक ही राह है, जब तुम इकरार कर लोगे कि यीशु ही खुदावंदे मसीह है। खुदा एक है जॉर्ज। विलियम ने फिर से इकरार किया। दर्द सहने के बावजूद इसकी ज़ुबान बंद नहीं हुई थी। यानी तुम नहीं मानोगे। इसके लिए ये वाज़ेह तंबीह थी। मैं मान चुका हूँ जॉर्ज, अब मुकर नहीं सकता। वो कुर्सी पर बैठा बैठा अकड़ चुका था। इसने पहलू बदलने की कोशिश की पर नाकाम रहा। पर अगले ही पल इसकी फलक शुगाफ चीख उठी, क्योंकि जॉर्ज इस औजार को इसके पाँव के अंगूठे पर रखते इसका नाखून जड़ से उखाड़ चुका था। विलियम को लगा जैसे किसी ने इसके पूरे जिस्म में गर्म सरिये घुसा दिए हों, जैसे इसे उबलते हुए तेल में फेंक दिया गया हो। इसकी चीखें कराहों में बदल गईं। वो अपने पाँव झटकते तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहा था। खूबसूरत चेहरा वहशत से भयानक पड़ गया। वो सर झुकाए दर्द से बिलबिला रहा था। इसके अंगूठे से खून उबल रहा था। इसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। मान लो विलियम, इकरार कर लो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वो अब उठते हुए इसके कान में सरगोशी कर रहा था। विलियम की ज़ुबान तालू से जा चिपकी। इसके गले से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी, जैसे गला कट गया हो। दुनिया में कहीं जहन्नुम थी तो शायद यही थी। इकरार करो विलियम कि यीशु ही खुदावंदे मसीह है, वही खुदा का बेटा है और वही खुदा है। वो इसे उगलवाना चाहता था। विलियम ने मुंह भींच लिया। इसके जबड़े भींचे हुए थे। वो खुद पर जब्त करते अपनी तकलीफ पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने जॉर्ज की बात का इकरार नहीं किया। बोलो विलियम, कहो कि यीशु खुदा का बेटा है। इसने विलियम के जबड़े पकड़कर भींचे। विलियम का जिस्म कँपा रहा था। दर्द की कोई हद नहीं थी। वो जैसे बेहोश होने के करीब था। महलों में रहने वाले शहजादे ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही महल इसकी कब्र बन जाएगा। बोलो विलियम, बोलो। जॉर्ज इसके मुंह को झटक रहा था, यूं जैसे इसके रहमो करम पर पड़ा शख्स इंसान नहीं,
کوئی پتھر کا بت ہو، جیسے وہ اس کا بھائی نہیں بلکہ کوئی دشمن ہو، یوں جیسے اس کا دماغ ولیم کی طرف سے بالکل واش ہو گیا ہو۔ یہاں نیچے تہہ خانے میں شدید گرمی تھی۔ سرمئی ٹی شرٹ پہنے جارج کا اپنا وجود پسینے سے نہا گیا تھا۔ پھر ولیم کی تو کیا ہی حالت تھی۔ بولو ولیم، اقرار کرو، وہ غصے سے دھاڑا۔ ولیم نے اسے ہمیشہ ٹف ٹائم دیا تھا، پر کیا ابھی بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ احد، احد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اسے عیسیٰ ماموں کا سنایا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا۔ شاید اسی لیے وہ اسے ایسے واقعات سناتے تھے جو اسے یاد رہے۔ سورۃ العنکبوت سے شروع کرنا۔ عیسیٰ ماموں کے الفاظ ذہن میں گٹمٹ ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے جارج دوبارہ باکس کی جانب بڑھا اور لوہے کی 1 فٹ کی سلاخ اٹھا لایا۔ جھٹ سے ولیم کے پیچھے پہنچ کر اس نے وہ سلاخ اس کے تیر والے زخم پر رکھتے ہوئے اندر گھسا دی۔ ولیم نے پوری کوشش کی، پر وہ اپنی چیخ کو ضبط نہیں کر پایا۔ وہ کوئی ایجنٹ نہیں تھا جو ایسے ٹارچر کا عادی ہو۔ وہ تو 24-25 سال کا نوجوان لڑکا تھا جسے سیاحت کا شوق تھا، جو رگبی کھیلتا تھا اور ریکارڈنگز کیا کرتا تھا۔ وہ کیسے سہ لیتا؟ عہد کرو ولیم کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سلاخ پر دباؤ ڈالتے اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ تکلیف سے تنگ آ کر ایک بار اقرار کر لے، بس ایک بار۔ پر وہ ولیم ہی کیا جو مان جائے؟ اس کی چیخیں جوزف پیلس کے در و دیوار میں گونجتی رہیں، پر اس کی زبان پر ایک ہی جملہ طاری تھا، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ وہ اس کے ذہن میں ایک ہی آیت گونج رہی تھی۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اب اسے اس آیت کی سمجھ آ گئی تھی۔ ہر کلمہ گو کی آزمائش مختلف ہوتی ہے، اور ولیم جوزف کی آزمائش یہی تھی جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ جانے وہ اس آزمائش پر پورا اتر پاتا بھی یا نہیں۔ دیو جیسے کھڑے عالیشان محل کی کھڑکی میں استاذہ مسٹر جوزف پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ اور اسپاٹ تھا، جبکہ آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ ولیم کی چیخیں یہاں تک سنائی دیتی تھیں۔ تو کیا وہ اقرار نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس قدر ہٹ دھرم ہو گیا تھا جسے جسمانی تکلیف بھی اپنے فیصلے سے پلٹ نہیں سکتی تھی؟ وہ یوں ہی کھڑے رہے اور سفر کرتا چاند ولیم ولی کی چیخوں کا گواہ بنا رہا۔ اب بتاؤ ولیم جوزف پر چاند کی کتنی راتیں صدقہ واری جا سکتی ہیں؟ اللہ، مسلمان ہوا ہے نا وہ جس طرح سے، اور ٹکا ہوا ہے، اس پر تو ہزاروں راتیں واری جا سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ولیم، جارج، اس کو تو جہنم واصل کرنا چاہیے، بلکہ جہنم کی نا تیل کی جو سب سے زیادہ کھولتا ہوا تیل ہو نا، اس کو اس کے اندر ڈال کے پکایا جائے۔ کیسا خبیث انسان ہے یار یہ۔ I'm sorry میں اسے بول رہی ہوں، بٹ یار اپنے بھائی کو ٹارچر کر رہا ہے وہ بندہ، اپنے خود کے سگے بھائی کو، وہ بھائی جو اس سے اس کی محبت دلانے کے لیے لڑ رہا ہے، لٹرلی جس نے اپنی جان اسی کی محبت اس کو واپس لوٹانے کے لیے لگا دی، اور یہ بندہ اس سے ہی ٹارچر کر رہا ہے۔ تو فیض پہ سچ میں، اور اس کا باپ، یہ باپ ہے؟ ایسا ہوتا ہے باپ؟ گھٹیا ترین باپ ہے بھائی یہ۔ اللہ کسی دشمن کو بھی ایسا باپ نہیں دے جیسا اس بیچارے ولیم کو دیا ہے۔ اور سوری، میں اپنی زبان کا کیا کروں، نہیں رکتی ہے۔ کنٹینیو کرتے ہیں۔ سہ پیر ڈھل چکی تھی۔ فجر اپنا دوپٹہ درست کرتی بیگ کندھے پر لٹکائے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی اینک ہمیشہ کی طرح بندھے ہوئے بالوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ اماں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جلد ہی گھر بدل رہے ہیں، وہی دیکھنے جا رہی ہوں۔ لہجہ نرم تھا، پہلے جیسی سختی نہیں تھی، اور نہ ہی اب اماں سے سخت الفاظ میں وہ بات کیا کرتی تھی، اور اماں نے تو اس سے بات کرنا ہی ترک کر دیا تھا۔ وہ اماں کو اپنے ہر کام سے آگاہ رکھتی تھی،
हाँ, आगाह रखती थी, लेकिन इजाज़त नहीं मांगती थी। इसे अम्मा ही की तरह फैसले सुनाने की आदत थी। अम्मा बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठी थी, हाथ में सूरह यासीन थामे वो अपनी अंदर धंस चुकी आंखों से पढ़ रही थी। जैसे ही फजर ने बरामदे से कदम बाहर निकाला, अम्मा की बेसाख्ता उभरने वाली सिसकी पर इसके कदम साकित हुई। दिल उछल कर हलक में आ गया। इसने पलट कर देखा तो अम्मा करीब रखे मेज पर धरे ताक में सूरह यासीन वापस रखते रो रही थी। फजर को एहसास हुआ कि उन्हें आजकल अब्बा की याद सताने लगी थी। अम्मा, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई और कदम अम्मा की जानिब बढ़ाए, पर फिर माजी का एक मंजर किसी खौफनाक फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने घूम गया। इसके कदम वहीं साकित हो गए। मंजर बदला और फजर का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गया। चंद साल पहले की बात थी। अम्मा जिस चारपाई पर बैठी थी, इसी पर वो खुद लेटी थी, बेधड़क खांस रही थी, तड़प रही थी। इसे उबकाई आई और इसने मुंह पर हाथ रखा तो पूरा हाथ खून से भर गया। अम्मा, अब्बा, अम्मा। वो खौफज़दा थी, मछली की तरह तड़प रही थी। इसे अम्मा अब्बा अपने अम्मा अब्बा को बुला रही थी। फजर का दिल जैसे साकित हो गया, आंखों में नमी भर आई। किसी भी इंसान का हालिया रवैया इसके किसी गुज़िश्ता ज़ख्म की वजह से होता है, लेकिन हम नहीं जान पाते, कभी भी बिला वजह नहीं होता। आखिर वो क्या राज था जिसने फजर को अपने माँ बाप से इतना दूर कर दिया था? क्या बिल्किस के बेटे के अलावा भी कोई राज था? अगर था, तो कितना गहरा था? मंजर फिर से बदल गया। इसके सामने ही अम्मा दुपट्टा आंखों पर रखे अपने आंसू साफ कर रही थी। अम्मा की तकलीफ इसे तकलीफ दे रही थी, पर इसकी खुद की तकलीफ कई ज़्यादा थी। वो बेबसी से अम्मा को देख कर रह गई, चाहकर भी इनके आंसू नहीं चुन सकती थी, क्योंकि बीच में सदियों का फासला था। मैं जल्दी आ जाऊंगी और खाना मत बनाइएगा, मैं लेकर आऊंगी। इसने खुद पर काबू पाते लहजा फिर से नरम रखा। अम्मा ने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और ना ही नजरें उठाकर इसे देखा। फजर कई लम्हे उन्हें देखती रही, चेहरा सुर्ख पड़ गया, आंखों में नमी उभर आई। वो बिला वजह लब कुतर रही थी। फिर इसने बालों से चश्मा उतार कर आंखों पर जमा लिया और गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स करना चाहा। इस सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसे मरहम रखने नहीं आते थे, वरना अपने जख्मों पर ही रख लेती। फिर वो पलट गई। बाहर का दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। अम्मा ने नज़रें उठाकर खाली खाली सहन को देखा। वो जा चुकी थी और सामने की सारी दीवार स्याह हो चुकी थी, क्योंकि फजर ने यहाँ अपना सामान जला दिया था। कुछ देर बाद वो गाड़ी में बैठी अपनी मंजिल की जानिब रवां थी। जहन में अभी तक रोती हुई अम्मा की शबीह थी। वो मज़ीद उलझती रहती अगर इसका फ़ोन न बजने लगता। 70 की कॉल थी। हेलो फजर, कहाँ हो तुम? मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। वो संजीदा था, बता रहा था। मैं आ रही हूँ। इसने गले में अटके आंसुओं पर काबू पाते कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जब से सफदर को पता चला था कि वो घर बदल रही थी, तब से वो पीछे पड़ चुका था कि फजर किसी भी डीलर से मिलने अकेली मत जाए। फजर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसके बार बार कहने पर बिलाखिर इसने अपार्टमेंट की लोकेशन दी ही दी थी और सफदर इससे पहले वहाँ पहुँच चुके था। वो जैसा भी था, इस मामले में मुखलिस था। अभी इसे मतलूबा इलाके तक पहुँचने में आधा घंटा और लग जाता। गहरा सांस लेकर इसने अपना ईमेल बॉक्स खोला और लक्स की जानिब से भेजे गए ऑफ़र लेटर के साथ साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट को भी देखने लगी। पर तो इसने पहले ही लिया था, पर काफ़ी चीज़ें बदलने वाली थी। आज 25 तारीख थी, 5 दिन थे इसके पास। इसे इन 5 दिनों में शिफ्टिंग भी करनी थी और अगले महीने की रकम से लक्स ज्वाइन भी करना था। सबसे पहले तो इसे ऑफ़र की गई सैलरी पर ही एतराज़ था। इसने साफ साफ अपनी डिमांड लिखी और मेल भेज दी। अब वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते इसमें लिखी गई शिफ्टों पर शकों पर एतराज़ उठा रही थी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और इस 1 साल में वो कंपनी नहीं छोड़ सकती थी। हाँ, अलबत्ता कंपनी से जब चाहे निकाल सकती थी। वो पढ़ते ही बेसाख्ता हंसती। मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब पर नहीं करूँगी। मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं करूँगी।
कंपनी मुझे 1 महीने के एडवांस नोटिस के बगैर नहीं निकाल सकती, और ना ही मैं बिना नोटिस दिए कंपनी छोड़ूंगी तो ये शक बदल दी जाए। मैं कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ, गुलाम नहीं बन रही। इसने एक और ईमेल भेज दी। किसी भी किस्म की बदतमीजी, गलत रवि, मिसकंडक्ट पर कंपनी इससे सब कुछ जब्त करके इसे निकाल सकती है, और इसके खिलाफ मीडिया पर बयान भी दिया जा सकता है। ये पढ़कर इसका दिमाग एक बार फिर से घूम गया। मेरे खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम साबित होने से पहले कंपनी मुझसे हित्तकामीज़ रवैया नहीं रख सकती। इल्ज़ाम साबित होने के बाद कंपनी पॉलिसी के मुताबिक मैं खुद भी कंपनी छोड़ सकती हूँ। दूसरी सूरत में अगर मुझ पर लगने वाला इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो मैं कंपनी पर हित्तकामीज़ रवैया रखने की बदौलत उल्टा केस कर सकती हूँ। इज़्ज़त-ए नफ्स सबसे पहले। एक दो चीज़ें मज़ीद थीं, पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन जो इसे ज़रूरी लगा वो साफ साफ लिख दिया। यकीनन सोनिया सुल्तान एक बार तो ज़रूर ठिठकेगी। ज़िंदगी तेज़ी से भाग रही थी। सफ़दर को बताने से पहले वो एक दो अपार्टमेंट देख चुकी थी, पर इसे कभी इलाका नहीं पसंद आया तो कभी कोई अपार्टमेंट समझ नहीं आया। इसे फैमिली एरिया में रहना था जहाँ वो और अम्मा महफूज रहती। अभी जो अपार्टमेंट वो देखने जा रही थी, इसकी तस्वीरें पहले देख चुकी थी। लोकेशन के लिहाज से बेहतरीन था, अलबत्ता लक से यहाँ तक का फासला काफ़ी था। वो भी इसे मसला नहीं था, क्योंकि कंपनी पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रही थी। इसका जहन इन्हीं तानों बानों में उलझा रहा। जब वो मतलूबा जगह पहुंची तो सफदर को पार्किंग एरिया में ही खड़े पाया। डीलर पहले ही वहां मौजूद था। ये अपार्टमेंट दूसरी मंजिल पर था, और इससे ऊपर 2 मंजिलें और थीं। साफ सुथरा एरिया काफ़ी पुरसुकून लग रहा था। सिक्योरिटी का भी पूरा इंतज़ाम था। इसे दिली तसल्ली हुई। कुछ देर बाद वो अपने मतलूबा अपार्टमेंट में थी। ये आपके क्या लगते हैं? आपने बताया था कि सिर्फ आप और आपकी मदर रहेंगी। डीलर ने कुनकियों से सफदर को देखा। ये क्लास फेलो है, और मैं और मेरी मदद मैं और मेरी मदर ही रहेंगे। फजर ने साफ साफ बात की। 2 कमरे थे। एक कमरा बड़ा था, एक छोटा। टीवी लाउंज था, एक किचन और ड्राइंग रूम। इसके अलावा बालकनी भी थी। इसे ठीक लगा। आपके घर में कोई मर्द नहीं है? डीलर ने अगला सवाल किया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप मेरा नंबर ले लें। आप मुझे इसका भाई समझे। कोई मसला है तो बताएं। बिलाखिर वो बोल ही पड़ा। भाई समझने और होने में बड़ा फ़र्क है। यहाँ सब इज़्ज़तदार लोग रहते हैं। अकेली औरतों के रहने पर एतराज़ किया जाता है। आजकल के हालात का तो आपको पता। क्या मतलब है आपका? ये मुआशरा अब अकेली औरतों से इनके रहने का हक भी छीन रहा है। यानी औरतें अकेली हैं तो मर जाएं। फजर ने डीलर की बात उचक ली। इसके लहजे में ऐसा कुछ ज़रूर था कि वो पल भर को ठिठक गया। नहीं, मेरा मतलब है, मुझे आपके मतलब से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपका ये माशरा और आपकी ये इमारत अकेली औरतों को किस कदर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकते हैं। मैं कैसे मान लूँ कि ये महफूज जगह है? सीने पर बाजू बांधे इसने उल्टा सवाल किया तो डीलर कुछ बोल ही नहीं पाया। शायद इसे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सफदर को पहली बार इसके यूं बोलने पर फ़ख्र महसूस हुआ। हाँ, कभी कभी ज़ुबान के जौहर सही सही जगह पर दिखा देने चाहिए। जी डीलर साहब, आप बताएं, क्या सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं आप यहाँ? फिर इसने आगे होते हुए अपने बाप का तारुफ करवाया तो डीलर मरूब नज़र आया। फजर अब कमरे देख रही थी। यहाँ रहने वाले सभी ख़ानदानों से ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं हम। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी के क्या हालात हैं। बाकी सब तो सेट ही है। वो कमर पर हाथ रखते छत पर तायराना नज़र डालते हुए बोला। सिक्योरिटी फिट है जनाब, दोनों जानिब गार्ड्स हैं। लोग यहाँ कई कई सालों से रह रहे हैं, और सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीलर अब लाइन पर आ चुका था। फजर जब तक किचन वगैरह देख आई तो सत्तर डीलर के साथ डील कर चुका था। मुझे ये अपार्टमेंट फर्निश्ड चाहिए। मैं आपको इस काम के लिए इजाफी रकम दूंगी, लेकिन सब चीज़ें आप मेरी इजाज़त के बाद ही लाएंगे। बस इतनी सी बात थी।
पैसा फेंक और तमाशा देख, आजकल यही चलता है। और डीलर को जेर करने का यही एक रास्ता था। हो जाएगा मैडम, टेंशन ही लेनी है आपने। वो जो कुछ देर पहले तक अब इसे स्टूडेंट समझ रहा था, अब मैडम पर उतर आया था। ठीक है, ये काम आप आज से ही शुरू कर दें। मुझे अगले 3 दिनों में शिफ्टिंग करनी है। इसने अगला फैसला सुनाया। थोड़ी देर बाद वो दोनों सबसे निचले फ्लोर पर डीलर के ऑफिस में बैठे थे। अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। वो इसे सिक्योरिटी के साथ साथ एडवांस पेमेंट भी दे चुकी थी। घंटे बाद इनका काम मुकम्मल हो चुका तो वो ऑफिस से निकल आए। आप मुझे लिस्ट भेज दें, मैं आज ही आपका काम करवा देता हूँ, डीलर ने चहक कर कहा। वो तकरीबन 45 साल दरमियाने कद का भारी वजूद वाला आदमी था। सालों से ये काम कर रहा था। इसकी नज़रें काफ़ी जीरिक थीं। फजर ने इस बात में सर हिला दिया। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? सफ्दर ने मुरव्वत से पूछा। नहीं, मैं खुद ही जाऊँगी, इसने साफ साफ इनकार किया। आसमानी रंग के लिबास में इसकी रंगत खिली खिली सी लग रही थी। चलो फिर शुक्रिया तो बोल लो, वो बदसी दिखाते बोला। इतने दिन हो गए थे फजर से मिले। इसकी सख्त सोच सुने बने इसकी सख्त सोच सुने हुए सफदर का भी ऐसे गुजारा नहीं होता था। मेरे तुम पर बहुत एहसान है, शुक्र करो कि एक कम हो गया। वो बेमुरब्बत औरत शुक्रिया बोल ही ना दे। सफदर हंस दिया। खैर मुबारक हो, खैर मुबारक हो। वो इसके लिए पूरे दिल से खुश था। फजर अपने लिए राइड बुक करवा चुकी थी। इसकी गाड़ी रास्ते में थी। तब तक इसे यहीं खड़े होकर इंतज़ार करना था। किस लिए? वो इसे नहीं देख रही थी। नाक की सीन में सड़क के दूसरे किनारे बने इस पार्क को देख रही थी, जहाँ इस सोसाइटी के बच्चे खेल रहे थे। आमने सामने दो बड़ी बड़ी इमारतें थीं और दरमियान में ये पार्क था। तुम यहाँ तक पहुँच गई हो और लक्स ज्वाइन कर रही हो? अभी लक्स ज्वाइन नहीं किया, वो स्पॉट तासुरात लिए बोली। अम्मा का चेहरा नज़रों से हट ही नहीं रहा था। मुझे यकीन है तुम कर लोगी, और ऐसे कामों के लिए बुला लिया करो। कैसे कामों के लिए? इसने इस बार सफदर को देखते हुए उल्टा सवाल किया। इसके सवाल पर वो गड़बड़ाया, फिर मुस्कुरा कर बोला, जहाँ किसी मर्द की ज़रूरत हो। इसके एक जुमले ने फजर के जैसे सभी ज़ख्म उधेड़ दिए। इसने लब खींच लिए। यही बात वो महसूस नहीं करना चाहती थी। अकेली औरतें, अकेली औरतें, अकेली औरतें सुन सुन कर इसके कान पक गए थे। इसी वजह से वो पुराने मोहल्ले से निकलना चाहती थी। जिंदगी मर्दों के बिना भी गुजारी जा सकती है। लहजे में नागवारियत से घुल गई, जिसे अपना सब कुछ माना था। जब वो धोखा दे गया तो फिर किसी और से क्या उम्मीद बांधनी। हाँ, पर जिंदगी जी मर्दों के साथ ही जाती है। हाँ, पर जिंदगी जी मर्दों के साथ ही जाती है। आज खिलाफ तवक्का नरगिसी आदमी काफ़ी सुलझी हुई बातें कर रहा था। इससे पहले फजर कुछ कहती, इसकी गाड़ी सामने ही सड़क पर आकर रुक गई। ओके, मैं चलती हूँ, इसने बस इतना ही जवाब दिया। लोकेशन एक मॉल की लगाई थी। इसे अब कुछ शॉपिंग करनी थी। ठीक है, दूसरों के सुकून का ख्याल रखना डायन। गाड़ी में बैठे ही फजर ने जैसे दरवाज़ा बंद किया, सफदर ने जानबूझकर इसे छेड़ा। कोई और वक्त होता तो वो इसे अच्छा खासा जवाब देती, लेकिन फिर वक्त घुरी पर ही इत्तफा कर लिया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ गई तो सफदर पीछे रह गया। मजाल है जो ये लड़की कभी मदद मांग ले। कमर पर हाथ रखते वो तासुब से बोला। पता नहीं, इसे मदद मांगते हुए लगता था कि जैसे वो कुछ मांगने से बहुत छोटी हो जाएगी। इसीलिए सफदर खुद ही जिद करके आ गया था। पर फजर इसके आने पर पहली बार दिल से कदर की थी। जिंदगी में बाप भाइयों का होना किस कदर ज़रूरी होता है, ये एहसास इसे आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। नील अपने कैफ़े में था। दिल की हालत इतनी अजीब थी कि किसी पल सुकून नहीं आ रहा था। बार बार जहन विलियम की जानिब भटक रहा था। वो 2 रातें पहले कई घंटे एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते रहे थे। वो जेनी रॉबर्ट और ईसा मारू वो जेनी रॉबर्ट और ईसा मामू, पर विलियम नहीं आया। मैं जानता था जोसेफ इसे आसानी से आने नहीं देगा। ईसा मामू के कंधे ढलक गए। जेनी और नील ने एक दूसरे से नज़रें चुराई। दोनों के चेहरों से तासुब नुमाया था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था।
وہ جو کر چکے تھے اسے پلٹانا ناممکن تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، البتہ عیسیٰ ماموں بے خبر تھے۔ ولیم کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ ساری رات انتظار کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ انہیں یقین تھا کہ ولیم کو روک لیا گیا تھا، پر وہ نہیں جانتے تھے کہ ولیم جوزف پیلس کا قیدی تھا۔ اس کی قسمت میں رہائی تھی بھی یا نہیں؟ نیل نے کوئی 1000ویں مرتبہ ولیم کا نمبر ملایا جو ابھی تک بند تھا، پھر اس نے مسٹر جوزف کا نمبر ملایا۔ بس اب بہت ہو گیا تھا۔ دل کو کسی کروٹ سکون نہیں تھا۔ کئی بیل جانے کے بعد بالآخر فون اٹھا لیا گیا۔ کہو نیل پٹیل، تحفہ پسند آیا؟ مسٹر جوزف کی اسپاٹ سی آواز ابھری۔ ولیم کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ کون سا تحفہ؟ اس نے فوراً پلٹ کر گلاس وال سے باہر دیکھا جہاں ایک چمچماتی ہوئی برانڈ نیو گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے جبڑے گر گئے۔ اسے واقعی یقین نہیں آیا۔ تو کیا اس نے اپنے دوست کا سودا کیا تھا؟ اگلے ہی پل ضمیر نے رکھ کر اسے چپیڑ ماری۔ وہ چلتا ہوا گلاس وال تک آیا۔ باہر مسٹر جوزف کا ملازم گاڑی سمیت کھڑا تھا۔ وہ شاید انتظار کر رہا تھا کہ نیل باہر آئے اور اس سے گاڑی کی چابی لے لے۔ یہ کیا ہے؟ نیل نے بے ساختہ پوچھا۔ تمہارا معاوضہ، کہو کیسا لگا؟ ان کے لہجے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ کیسا معاوضہ؟ اس کا حلق خشک ہو گیا، گلے میں کانٹے ہو گئے، سینے میں جلن کا احساس ہونے لگا۔ ذہن بار بار ولیم کی جانب بھٹک رہا تھا۔ بھلا اس نے مسٹر جوزف پر یقین کیسے کر لیا؟ ولیم کی مخبری کرنے کا؟ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے آپ کو خبر دی کہ آپ اسے روک لیں، پر 3 دنوں سے اس کا نمبر بند ہے۔ کہاں ہے ولیم؟ بات کے آخر میں اس کا لہجہ سخت ہوا۔ ولیم وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ امید ہے تم معدہ تنگ نہیں کرو گے۔ اپنا معاوضہ لو اور سب بھول جاؤ۔ اس نے نیل کا جواب سنے بنا ٹک سے فون بند کر دیا۔ نیل دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ کیا اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی؟ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر مسٹر جوزف کا باوردی ملازم آگے بڑھا۔ اس نے چابی نیل کو سپرد کرنا چاہی۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، اسے واپس لے جاؤ اور اپنے مالک سے کہو کہ اگر ولیم کو کچھ بھی ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ گاڑی کو لات مارتا لال بھبو کا چہرہ لیے واپس کیفے میں آ گیا۔ سانس تو اس کے صحیح معنوں میں اب خشک ہوئے تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ اپنے آپ کو نوچتے بیٹھا، پر اب کیا فائدہ تھا جب پانی سر سے گزر گیا۔ دوسری جانب جینی مسٹر جوزف کے آفس میں تھی۔ اس نے نیل اور مسٹر جوزف کی ساری گفتگو سنی تھی۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے پیش نظر اسٹار لائٹ اسٹوڈیو نے فلم کی شوٹنگ روک دی تھی۔ ولیم کے پرانے کیس اٹھائے جا رہے تھے، نینسی کو بیچ میں لایا جا رہا تھا۔ جب ولیم نے نیل کے کیفے میں خود کو زخمی کیا تھا، وہ ویڈیوز پھر سے وائرل ہو رہی تھیں۔ چاروں جانب ایک طوفان سا برپا تھا۔ کہیں نہ ہو کر بھی ولیم چاروں جانب تھا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ جوزف کا بیٹا تھا، جسے اپنی حرمت، اپنی پہچان، اپنی آن ہر انسانی زندگی سے زیادہ عزیز تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس ثبوت ہے کہ ولیم ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ گلاس وال کے سامنے کھڑے مسٹر جوزف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ستا ہوا چہرہ لیے ان کے سامنے بیٹھی جینی آج تھوڑی مختلف لگ رہی تھی۔ ان کے سوال پر جینی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، پر اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ تم نے کہا تھا تمہارے پاس ہے۔ وہ لفظوں کا ہیر پھیر جانتے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے فون میز پر رکھ دیا۔ گود میں رکھی جینی کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ ان سے ہیر پھیر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ میرے پاس کیوں ہوگا بھلا؟ ولیم مجھ پر بھروسہ کیوں کرے گا؟ وہ بھی مشہور اداکارہ تھی۔ اگر مسٹر جوزف کو اپنی اداکاری سے گمراہ نہ کر پاتی تو پھر تف ہے اسی اداکاری پر۔ مسٹر جوزف نے گنگھیوں سے اسے دیکھا۔ کرسی پر پورے اعتماد سے بیٹھی جینی رابرٹ نے انہیں تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائے۔ ولیم کہاں ہے؟
अगले ही पल इसने उल्टा सवाल किया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। कुछ देर बाद वो इसी स्टूडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। इनके खिलाफ जो तूफान बर्पा हो चुका था, इसका मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी था। कितना वो खामोश थे, उतनी ही उंगलियां उन पर उठाई जा रही थीं। जेनी उन्हें देख कर रह गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और जॉर्ज का चेहरा नजर आया। सरदो स्पॉट तासुरात से आरी चेहरा। जेनी ने रुख मोड़ कर इसे देखा। जॉर्ज को देखते ही इसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट हुई। सब तैयार है, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इसने इत्तला दी। एक बार भी जेनी को नहीं देखा, यूं जैसे वो वहाँ हो ही ना। नीली आंखों वाली जेनी को जॉर्ज के लिए अफसोस हुआ। कुछ देर बाद वो सब कॉन्फ्रेंस हॉल में थे। कड़ी सिक्योरिटी का इंतज़ाम था। मीडिया के लोग हॉल में दोनों जानिब धरी हुई कुर्सियों पर बैठे थे। दरमियान में गुजरने की जगह थी और स्टेज पर 4 कुर्सियां रखी थीं। दरमियानी कुर्सी पर एक जानिब मिस्टर जोसेफ बैठे थे और साथ वाली जॉर्ज के साथ मिस्टर अल्बर्ट थे और मिस्टर जोसेफ के साथ जेनी बैठी हुई थी। फ्लैश लाइट बार बार इनके चेहरों पर पड़ रही थी। मिस्टर जोसेफ, हालिया जैकब और आपके बेटों के दरमियान होने वाली चुपकलिश की वजह से सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैकब वहाँ नहीं था। मिस्टर अल्बर्ट ने इसे आने से मना किया था। गुस्सा तो उन्हें बहुत था, पर यह वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का था। मिस्टर जोसेफ इनके बचपन के दोस्त थे, इसके अलावा बिजनेस पार्टनर भी। यहाँ उन्हें जोसेफ का साथ ही देना था। गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो आप सबको यहाँ बुलाने के लिए मैं मौजरत ख्वाह हूँ, पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, इस पर अवाम हमारा रद्द-ए-अमल चाहती है और आप लोग हमें अजीज़ हैं, तो इसीलिए आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए ही आज हम ये कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। शुरुआत जॉर्ज ने की थी। वो बहुत शाइस्ता अंदाज में बोल रहा था, वो भी अदाकार निकला था। कोई मान ही नहीं सकता था कि ये वही जॉर्ज था जो अपने ही भाई को बेतरह से टॉर्चर कर रहा था। विलियम जोसेफ यहाँ क्यों नहीं है? हालांकि इसे इस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए। वो कहाँ है? एक सहाफ़ी ने सवाल उठाया। हॉल में एकदम शोर उठ गया। फ्लैश लाइट्स बार बार क्लिक हो रही थी। इससे पहले कोई जवाब देता, मिस्टर जोसेफ की भारी और रोबदार आवाज़ सुनाई दी। विलियम 5 साल का था जब इसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। जॉर्ज ने हैरत से उन्हें देखा। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी हम इसे नॉर्मल नहीं रख पाए। ये विलियम के लिए एक बहुत बड़ा हादसा था। उन्होंने चेहरे पर बेचारगी सजाते कहा। चेहरा सुर्ख पड़ गया और आंखों में नमी की झलक उभरी। जेनी ने उन्हें देखा और गहरा सांस लिया। ये तो पूरा ख़ानदान ही अदाकारों का ख़ानदान था। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी के साथ भी रौनमा हो सकते हैं। वो ठहर ठहर कर बोल रहे थे, यूं जैसे अपने गम पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हों। तो आप ये कहना चाहते हैं कि विलियम जोसेफ की जहनी हालत दुरुस्त नहीं है? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि इसने मिस्टर अल्बर्ट के बेटे और उभरते हुए सितारे जैकब जॉन अल्बर्ट के सर पर बोतल दे मारी है। अगर इसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था तो इसे यूं आज़ाद छोड़ना जुर्म नहीं है क्या? इससे किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, सवाल पर सवाल उठ रहा था और हर सवाल मिस्टर जोसेफ को गोली की तरह लग रहा था। इनका चेहरा सुर्ख पड़ता जा रहा था। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। मिस्टर अल्बर्ट ने अपने सामने रखे माइक को मुंह के करीब फिट किया। जैकब के वालिद होने की हैसियत से मैं ये बताना चाहूँगा कि जैकब बिल्कुल ठीक है और विलियम ने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया। जोसेफ तो इसे तकरीब में लाना ही नहीं चाहता था क्योंकि इसका पहले ही इलाज चल रहा है, पर मेरे इसरार करने पर वो इसे ले आया। लेकिन कुछ नाचाकी की वजह से वो खुद पर ज़ब्त नहीं रख पाया। वो एक प्राइवेट तकरीब थी और मुझे बेहद अफसोस है कि आप लोग किसी की प्राइवेसी को अपनी खबरों के लिए यूं उधेड़ कर नहीं रख सकते। उनका लहजा आखिरी हद तक सख्त हो गया। मिस्टर जोसेफ के तने आसाब ढीले पड़ गए। सब जानना चाहते हैं कि विलियम अब कहाँ है? क्या वो आज़ाद घूम रहा है? क्या आम इंसानों को इससे ख़तरा है? विलियम को इलाज के लिए दूसरे शहर भेज दिया गया है। जब वो ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएगा।
اس کی ذات سے کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جارج نے بات آگے بڑھائی۔ مس جینی رابرٹ، آپ ولیم کو کب سے جانتی ہیں؟ اگلا سوال اس کے لیے ابھرا۔ جینی تیار بیٹھی تھی، اپنے ہی جملوں کو بار بار ذہن میں دہرا رہی تھی، پر جیسے ہی سوال پوچھا گیا سبھی جملے اڑن چھو ہو گئے۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ جینی کی دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں، کیمرہ اسے ریکارڈ کر رہا تھا۔ مس جینی، اس کی خاموشی پر سرگوشیاں ہونے لگیں، وہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ ولیم کو میں بچپن سے جانتی ہوں، وہ لڑکا جو بائبل ہائی لائٹ کر کے رکھتا تھا، وہ ماضی کی کسی یاد میں جکڑی تھی، بہت معصوم اور بے ضرر، پر جو معصوم ہوتے ہیں زندگی ان کے بڑے امتحان لیتی ہے تاکہ وہ مضبوط بن سکیں۔ سننے میں آیا ہے کہ آپ اور ولیم کسی رشتے میں بننے والے تھے۔ اگر انہیں اندر کی خبریں نہ ملیں تو پھر وہ میڈیا کیسے کہلائے؟ پتہ نہیں انہیں سب کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ ابھی تو میں بلکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی جان چھڑائی، مبادا وہ کہیں زیادہ نہ بول دے۔ مسٹر جوزف، کیا ولیم کی ماں یعنی آپ کی دوسری بیوی مسلمان تھیں؟ کیا ولیم کے آپ سے اس وجہ سے بھی اختلافات تھے؟ ایک بار پھر سے انہیں گھیرا گیا۔ مسٹر جوزف نے جبڑے بھینچ کر خود پر ضبط کیا۔ مذہب کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ولیم جوزف کی اپنی پہچان ہے اور وہ جو بھی چنے گا اس کی پہچان برقرار رہے گی، ایک رحم دل باپ ہونے کے ناطے انہوں نے بیان دیا۔ کانفرنس مزید کچھ دیر جاری رہی اور آخر تک انہوں نے میڈیا کو قائل کر ہی لیا تھا۔ گھر کی جانب رواں واپسی پر جینی اداس بیٹھی تھی۔ اینا اگلی سیٹ پر تھی۔ اب پچھتانے سے کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اینا نے اس کی بگڑی حالت دیکھ کر تبصرہ کیا۔ اسے جینی پر افسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ مسٹر جوزف نے اسے کہاں غائب کیا ہے؟ اس نے سیٹ سے سر اٹھاتے ساتھ رکھے اپنے بیگ کو اٹھا کر گود میں رکھا اور پھر زپ کھول کر اندرونی جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ طے شدہ کاغذ، ولیم اور فجر کا نکاح نامہ۔ ولیم نے بھروسہ کر کے اسے پکڑایا تھا کہ کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ محفوظ رہے۔ جینی نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ کاغذ ایک امانت تھا۔ جب اسے ملا تھا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی، پر اب آخر یہ میں نے مسٹر جوزف کو کیوں نہیں دیا؟ اس کا دماغ بلبلانے لگا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ اسے چھپا گئی تھی۔ شاید اسے احساس ہو رہا تھا کہ ولیم کو جانے دینا چاہیے تھا، کم از کم ایک بار اسے اپنی قسمت آزمانے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ یوں بھی وہ کب اس کے قریب تھا، وہ کہاں تھا، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ، کتنے برے ہیں یار یہ، کتنے برے ہیں یار یہ، بہت ہی برے ہیں۔